हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन बातें कर रहे थे कि जब आप दो सेम टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर कैसे आप उनके टोटल मोल कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप उनका फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और कैसे आप उसकी फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हम इससे लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं उनको वहां पर। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जब आप दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, जब आप मिक्सिंग करते हैं किसकी, डिफरेंट सॉल्यूशंस की, मतलब जिनके जो सॉल्यूट हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। जब आप डिफरेंट सॉल्यूशंस की मिक्सिंग करते हैं तो क्या होता है वो हमें समझना है, ठीक है। अपना अब इस लेक्चर में जो अपना टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि आपके पास सॉल्यूशन, एक ए का सॉल्यूशन है, सब्सटेंस ए है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है, दूसरा एक बी का सॉल्यूशन आपके पास है, और दोनों सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद कैसे आप उसका फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप उनकी मोलरिटीज कैलकुलेट करेंगे और कैसे आप उनके और जो अलग कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ध्यान से सुनिए। देखो, मैं ऐसा मान रहा हूं कि अब मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये अपने पास एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में ये मान लीजिए ए का एक्वस सोल्यूशन है, ऐसा मान लीजिए ए का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, ए, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। मैं इसके अंदर एक जो दूसरा सोल्यूशन है अपने पास वो इसमें मिक्स करना चाह रहा हूँ, दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं अपन। और ये जो सोल्यूशन है ये बी का एक्वस सोल्यूशन है, मतलब इस बार जो आपका सॉल्यूट है वो बी है और सॉल्वेंट वही कौन है, अपना ए है। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों को हमने मिक्स करा तो मिक्स करने पर मान लीजिए कि अपना एक फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। और आप जानते हैं कि जब दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन हैं तो मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा वो भी एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। और उसके अंदर कौन कौन मौजूद है, एक तो ए मौजूद है और एक उसके अंदर बी मौजूद है, और एज ए सॉल्वेंट उसके अंदर कौन है, वहां पर H2O है। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें ए एक्वस भी है और इसमें बी एक्वस भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप ऐसे मान लीजिए कि मिक्सिंग से पहले इसकी जो मोलरिटी थी वो M1 थी, ठीक है। इसको आप M1 कह लीजिए या फिर आप इसको Ma भी बोल सकते हैं। मतलब जो आपका ए सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी थी, Ma थी। इसका वॉल्यूम इनिशियली Va था, इसकी जो मोलरिटी थी वो Mb थी, और इसका जो वॉल्यूम था वो मान लीजिए यहाँ से Vb था, ठीक है। और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो मैंने मान लिया यहाँ से V टोटल, इसको आप बोल सकते हो। और अगर मैं बात करूं इनकी मोलरिटीज की, तो जो A है उस A की मोलरिटी मान लीजिए, जो नई मोलरिटी वो Ma डैश मान लीजिए, और जो B है उस B की मोलरिटी आप यहाँ पर Mb डैश मान लीजिए, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये सुनिए, आप सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पर मैंने A की मोलरिटी और B की मोलरिटी को अलग अलग क्यों माना? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो पूरा का पूरा जो ओवरऑल सॉल्यूशन आप देख रहे हैं उसकी हम एक ही मोलरिटी कैलकुलेट कर लें? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट्स होते हैं, हर एक सॉल्यूट की अपनी इंडिविजुअल मोलरिटी होती है, हर एक सॉल्यूट की अपनी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन होती है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब अब तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है जिसमें आप ऐसे कह दो कि पूरे सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलरिटी ये है जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास सॉल्यूट में ए भी है और सॉल्यूट में बी भी है, मतलब आपको ए की अलग से मोलरिटी कैलकुलेट करनी होगी और बी की आपको अलग से मोलरिटी या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं, सुनिए ध्यान से। देखो, यहाँ से कुछ बातें करते हैं, समझिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ और ध्यान से सुनना। वो ये है कि क्या जो आपका V टोटल है, क्या जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो V टोटल है, क्या वो VA प्लस VB के इक्वल होगा, या फिर जो आपका V टोटल है वो V टोटल उस VA और VB के इक्वल नहीं होगा या कुछ और होगा? सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि आपने जिन दोनों को मिलाया, क्या उन उन दोनों का इनिशियल वॉल्यूम का सम उसके फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगा या नहीं होगा? पहले हम ये समझते हैं। तो आंसर है
अगर आपका सॉल्यूशन, अगर जो आप फाइनल सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन हुआ, अरे अगर वो मिक्सिंग कैसी हुई, आइडियल मिक्सिंग, अगर वो फाइनल सॉल्यूशन आइडियल हुआ तब तो ये इसके इक्वल होगा। लेकिन अगर आपका वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपका वो सॉल्यूशन रियल हुआ, तो फिर ऐसा नहीं होगा। उस केस में टोटल वॉल्यूम इनिशियल के इक्वल नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? हम तो गैस के बारे में तो हम जानते थे कि आइडियल गैस होती है, रियल गैस होती है। ये सॉल्यूशन में नॉन आइडियल और आइडियल कहां से आने लग गया? तो ये बात हम समझते हैं यहाँ पर कि रियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं और आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, या फिर यूं कहूं कि रियल मिक्सिंग्स कौन सी होती हैं और आइडियल मिक्सिंग कौन सी होती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अब हमें पता लगाना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। सुनिए जरा ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास ये सॉल्यूशन था ए का एक्वस सॉल्यूशन था। मान लीजिए आपके पास ये बी का एक्वस सॉल्यूशन था, यहाँ पर बी है। आपने दोनों को मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन आया उसमें सॉल्वेंट तो है ही है, सॉल्वेंट के अलावा ए भी है यहाँ पर, और सॉल्वेंट के अलावा यहाँ पे कौन है? बी भी है। आपसे मैं अगर ऐसे पूछना चाहूं कि इस इनिशियली जब आपके पास ये सॉल्यूशन था, तो यहाँ पर ए और ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे, उसको मैं बोल रहा हूं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो यहां पर इनिशियली जो बी और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे, उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इस फाइनल सॉल्यूशन में आपको पता है सोल्यूट ए भी है और सोल्यूट बी भी है। इन दोनों के बीच में जो लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए बी से। देखिए सारा खेल इन्हीं का है। कैसे? अगर ध्यान से सुनना, अगर ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस जो आपके इनिशियली ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस के इक्वल थे, अगर इनकी वैल्यू इनके इक्वल थी तो एक अलग केस होगा। और दूसरा केस ये बन सकता है कि जब ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस के इक्वल नहीं हो। दो केस हो सकते हैं। अरे भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा, कि जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ए या बी के बीच में लग रहे थे उतने ही ए बी के बीच में लगे हैं। वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर देखो दो केस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि आपके रिजल्टेंट सॉल्यूशन में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, वो अगर आपके इनिशियल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हुए, तब तो आपको पता है कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, ठीक है, उससे मैं रिलेट कर रहा हूं यहां पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को आप जानते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो रहे हैं, अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होगी। इसका मतलब जितना इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज उतनी ही कम हो जाएंगी। लेकिन जरा सोचो, अगर मान लीजिए कि जितने आपके फाइनल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस जितने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर उतने ही इनिशियली थे, मतलब जितना इनिशियल वॉल्यूम पहले था, जितनी इनिशियल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पहले थी, उतनी क्या होगी? बाद में होगी। और मैं आपको भैया क्या बताऊं, यही वो केस होता है जिसमें जो फाइनल टोटल वॉल्यूम है, जो फाइनल टोटल वॉल्यूम है वो इनिशियल टोटल वॉल्यूम के इक्वल होता है। और ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। अरे क्या कहेंगे इनको? बोलो आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात आपको? और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या हो सकता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। सुनिए दूसरा केस क्या हो सकता है, सुनिए ध्यान से। सेकंड केस ये हो सकता है कि ए और बी के बीच में लगने वाले, ध्यान से सुनना, ए और बी के बीच में लगने वाले इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो ए और बी के बीच में लगने वाले इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं, उनसे वीक हो जाएं। मतलब पहले ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, आपने मिलाया,
मिलाने पर क्या हुआ कि उनके बीच की इंटरेक्शन क्या हो गई, वीक हो गई। इंटरेक्शन वीक मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ते ही क्या होगा, ध्यान से सुनिए। आप तो एक्सपेक्ट कुछ ऐसा कर रहे थे कि जो वी टोटल फाइनल आएगा वो इक्वल होगा किसके, बोलो, इनिशियल टोटल वॉल्यूम के। लेकिन जैसे ही उनके इंटरेक्शंस वीक हुए, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और ऐसे केस में वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे थ्योरेटिकली वॉल्यूम, उससे टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ध्यान से सुनना इस बात को, जब फाइनल वॉल्यूम क्या, जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से, टोटल इनिशियल से ज्यादा हो जाए, तो उस केस को कहा जाता है, उसका नाम होता है वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या कहेंगे उसको, वॉल्यूम एक्सपांशन। मतलब यहां पर वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया है। समझ में आ गया। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इनको, रियल सॉल्यूशन। और अगर रियल सॉल्यूशन में भी अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आपको आगे मैं सॉल्यूशन चैप्टर में बताऊंगा, इनको बोला जाता है रियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे इनको, रियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। इसी का सेकंड केस जो आपने पढ़ा रियल सॉल्यूशन में, ये तो इसका केस फर्स्ट था। रियल सॉल्यूशन का एक केस फर्स्ट था ये वाला, तो इसी का सेकंड केस समझिए, ध्यान से सुनना इस बात को। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रियल सॉल्यूशंस, या आप ऐसे कह सकते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सेकंड केस। ध्यान से सुनिएगा। इस बार क्या हुआ, ध्यान से गौर से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस, ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस से इस बार स्ट्रोंग हो गए। मतलब पहले इनिशियली जब वो अलग अलग थे, तब उनके इंडिविजुअल जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे उनका मैग्नीट्यूड वीक था। लेकिन जैसे ही मिलाया, उनकी आपस में दोस्ती हो गई। अरे पहले ए की आपस में अच्छी फ्रेंडशिप थी, और बी की आपस में अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन जैसे आपने ए और बी को मिलाया, ए और बी की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, उनके बीच के जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो गए। और ऐसी स्थिति में जब उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए, तो आप जानते हैं कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो इस बार कम हो जाएगी। और जैसे ही इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगी, मैं बोल दूंगा जो वी टोटल फाइनल है वो उसके इनिशियल वी टोटल से, यानी कि वी ए प्लस वी बी से इस बार कम हो जाएगा। सुनिए हुआ क्या, अरे सुनिए हुआ क्या। आप तो टोटल वॉल्यूम को इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इतना रहा होगा मेरे पास, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में उससे भी कम आया। इस केस को बोला जाता है रियल सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाला केस। भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, यही वो केसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले केस। इनके बारे में डिटेल में और थर्मोडायनेमिक्स को शामिल करके, थर्मो को भी यहाँ पर शामिल करेंगे हम, इनके बीच के इंटरेक्शंस को भी देखेंगे, इन सबको यहाँ पर शामिल करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, जहां पर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे, वहां इसको हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही समझें, ध्यान से सुनना, क्या समझना, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है कि जब भी आप कभी ए और बी के जो सॉल्यूशंस हैं उनको मिलाकर जब आप फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है, मान लीजिए इसका V1 और इसका V2 है, तो इसके दो केस हो सकते हैं। या तो सॉल्यूशन कैसा, मिक्सिंग कैसी होगी, आइडियल होगी, या फिर दूसरा केस कौन सा केस होगा, बोलो, मिक्सिंग कौन सी होगी, नॉन आइडियल। अगर आइडियल हुई तो जो V फाइनल है वो क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2। अगर नॉन आइडियल हुई और पॉजिटिव डेविएशन है, भाई डेविएशन कैसा है, बोलो, पॉजिटिव डेविएशन, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, और V फाइनल ज्यादा आएगा किससे, V1 प्लस V2 से। और अगर वही आपका डेविएशन हुआ नेगेटिव, अगर वही डेविएशन नेगेटिव हुआ, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और V फाइनल कम हो जाएगा, V1 प्लस V2। बात समझ में आई सबको यहां तक। तो ये थी कहानी फाइनल वॉल्यूम की। अब मेरा आपसे एक सवाल, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है।
आपका सवाल ये है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने इससे पहले वाला प्रीवियस लेक्चर देखा है तो याद करो कि मैंने आपको वहां पर कुछ भी वॉल्यूम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की बात की नहीं थी। मैंने वहां पर डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम था उसको इनिशियल टोटल वॉल्यूम के इक्वल कर दिया था। मैंने बोला कि वी फाइनल इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 प्लस V2 आएगा। तो मैं यहां ये सब क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल, रियल, नॉन आइडियल, ये सब ये बातें क्यों कर रहा हूं? आंसर ये है, आपको आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा था। मैं ए में ए ही मिक्स कर रहा था। तो जब मैं ए में ए ही मिक्स करूंगा तो जैसे इंटरेक्शन पहले होंगे वैसे ही बाद में होंगे, तो वहां तो कोई कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वहां हो सकता है कि मिक्सिंग के बाद उसके इंटरेक्शन और बढ़िया हो जाए, उनमें और अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, और हो सकता है इंटरेक्शन के बाद उनके जो मिक्सिंग के बाद जो उनके इंटरेक्शन है वो और खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकता है और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। समझ में ये बात आपको? अगला सवाल आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो सुनिए कि ठीक है सर, अगर आइडियल मिक्सिंग हुई तब तो हम फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे V फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 से। लेकिन अगर वो मिक्सिंग आइडियल नहीं है, वो नॉन आइडियल है, तो फिर ऐसे केस में हम उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए मैं सिखाता हूं आपको कि जब आपकी मिक्सिंग नॉन आइडियल हो तो कैसे आपको फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो अगला हेडिंग लिखिए फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सब लोग अपनी कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ लिखना शुरू करिए। हेडिंग हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम ड्यूरिंग नॉन आइडियल मिक्सिंग। नॉन आइडियल मिक्सिंग, नॉन आइडियल मिक्सिंग से मतलब जब हो सकता है कि वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो रहा हो और हो सकता है कि वहां पर वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। ऐसे केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूं, सुनिए ध्यान से। ये मान लीजिए आपका पहला सॉल्यूशन है, मैं इसको सॉल्यूशन 1 बोल रहा हूं, और ये मान लीजिए आपका दूसरा सॉल्यूशन है। आपने मिक्स किया और मिक्स करके आपने ये बना लिया। इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम जो है V2 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो मैं बोल रहा हूँ V फाइनल है। और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी D1 है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी D2 है, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, D फाइनल है। ठीक है, आपको डेंसिटी दे रखी है, क्योंकि याद करो जब भी जब 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 आपके सामने वॉल्यूम गड़बड़ करता है, वॉल्यूम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसका सॉल्यूशन किसके पास मिलता है, डेंसिटी के पास। अरे ये तो होता है ना। चलिए शुरू करते हैं, सुनिए ध्यान से। अब मुझे एक बात पता है कि दोनों को मिक्स करने पर इनके बीच के जो इंटरेक्शंस हैं वो कितने ही स्ट्रॉन्ग या कितने ही वीक हो जाएं, लेकिन एक चीज है जो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, और उसका नाम है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अरे उनके बीच के इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, जो भी हो रहा हो, लेकिन जो उनका टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, टोटल मास उसका चेंज नहीं होता है। इतना सब जानते हैं आप लोग। तो जब मैं यहाँ पर मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाऊंगा तो मैं बोल दूंगा इनिशियल टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, मैं बोल दूंगा फाइनल टोटल मास। और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो मास बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसका जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से d1v1 प्लस आएगा d2v2 इज इक्वल टू df/vf। और आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला किसका आएगा, यहां से फॉर्मूला आएगा V फाइनल का, और वो आ जाएगा d1v1 प्लस d2v2 अपॉन कितना आएगा, D फाइनल। समझ में आ गया? इस तरीके से आप फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखो वो सारी चीज आप कर लेना, देखो यहां पर सुन लेना, अगर V फाइनल आपका ज्यादा आ रहा है V1 प्लस V2 से, तो कह देना कि साहब वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है और ये ऐसा पॉजिटिव डेविएशन है आइडियल मिक्सिंग से। अगर मान लीजिए कि V फाइनल कम आ जाए V1 प्लस V2 से, तो बोल देना कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है।
और अगर वी फाइनल इक्वल आ गया V1 प्लस V2 से तो कह देंगे कौन सी मिक्सिंग है, आइडियल मिक्सिंग। ठीक है, तो आपको यहां तक ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे हम वी फाइनल कैलकुलेट करेंगे, कब कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे एक्सपेंशन होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर। अरे अपना हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले थे, वो ये आइडियल नॉन आइडियल नहीं था। अपना ओरिजिनल टॉपिक वो वाला है, मिक्सिंग्स के बाद में कंसंट्रेशन कैसे निकालना, वो वाला टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं उसी टॉपिक पर, फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो अपना जो ओरिजिनल टॉपिक था वह ये वाला, ये रहा, फिर से हम वहीं पर आ गए हैं। ये है अपना ओरिजिनल टॉपिक, सुनिए ध्यान से। तो इसमें जो अपना फाइनल वॉल्यूम है वो तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा आएगा उसको उसके हिसाब से काम में ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो अपना पॉइंट ये था कि मुझे जो ये ए है उसकी अलग से फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट करनी होगी, और बी की मुझे अलग से फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट करनी होगी। उनको अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे उनको अलग अलग कैलकुलेट, मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मुझे यहां पर ए की फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट करनी है नए सॉल्यूशन में मिक्सिंग के बाद, तो मैं यही तो कहूंगा ना कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, ए के, अपॉन टोटल वॉल्यूम। अरे यही तो कहेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, जब आपने इनको मिक्स किया, जब आपने इनको मिक्स किया, तो जो ए है वो ए केवल इसी सॉल्यूशन में तो है। अरे क्या इसमें ए थोड़ी है, इसमें तो ए नहीं है, मतलब वो ए तो केवल इसमें ही था, और ए के जो मोल आएंगे वो केवल यहीं से आएंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए के जो भी मोल होंगे वो कितने बन जाएंगे, यहां से वो बन जाएंगे एम ए इंटू वी। ऐसे ही जो बी के मोल होंगे वो केवल इसी से आने वाले हैं, तो कितने बन जाएंगे यहाँ पर एम बी इज इक्वल टू क्या, सॉरी एम बी इज इक्वल टू बन जाएगा एम बी इंटू वी बी। मतलब जो भी इसमें ए के मोल थे वही मोल इसमें ए के होंगे, और जितने भी मोल इसमें बी के थे उतने मोल इसमें किसके होंगे, बी के होंगे। यही तो होगा। तो चलिए यहाँ पर ए के मोल्स पुट कर देते हैं। तो पुट करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी, ए के मोल कितने हैं, एम ए वी ए अपॉन वी टोटल फाइनल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि बी की रिजल्टेंट मोलरिटी कितनी होगी, तो मैं बोल दूंगा टोटल मोल्स, किसके टोटल मोल्स, बी के टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, फाइनल वाला लिखना है यहाँ पर। और बी के टोटल मोल हमने देखे भी कितने आ रहे हैं, बोलो एम बी वी बी अपॉन वी टोटल इंटू फाइनल। तो आपको ये देख के फील आ रहा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये देख के एक्चुअल में ये फील आ रहा होगा, आप इसको फील कर पा रहे होंगे कि इस टॉपिक में कंसेंट्रेशन निकालना इतना खास नहीं है। अरे भी कंसेंट्रेशन निकालने के तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो यूज किया ना ये वाले। इस टॉपिक में जो काम की बात है वो क्या है, फाइनल वॉल्यूम निकालना, कि मिक्सिंग करने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, वो चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो आपको वही समझ में आना चाहिए कि फाइनल वॉल्यूम का ध्यान कहाँ आपको रखना है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर जो फाइनल टोटल वॉल्यूम है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर इसमें आइडियल मिक्सिंग हो रही है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका जानने का, अगर तुम्हें सवाल में वो डेंसिटी दे दे, फाइनल डेंसिटी दे दे, अगर क्वेश्चन में फाइनल डेंसिटी गिवन है, तब तो समझ लेना कि वहां पर पक्का कोई ना कोई लफड़ा है, किसका, वॉल्यूम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का। और अगर आपको डेंसिटी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं बताए कि उसकी डेंसिटी कितनी है, तो आप हमेशा हमेशा इनिशियल टोटल वॉल्यूम के बराबर कर देना फाइनल टोटल वॉल्यूम। आपको वहां पर देखना ही नहीं कि एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एक तो ये बात देखो, मैं दोनों बातें यहां पर बता रहा हूं, दोनों बातें लिख रहा हूं, दोनों बातें आपको बता रहा हूं कि हाउ टू प्रेडिक्ट whether is there any expansion or contraction in volume। सबसे पहले तो इसका पता कैसे लगाएं। तो इस सवाल का आंसर है, डेंसिटी दे रखी है तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ वहां पर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है, वी एफ इज इक्वल टू डी वन वी वन प्लस डी टू वी टू अपॉन डी फाइनल।
और अगर आपको डेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाए, मतलब वहां पर आइडियल मिक्सिंग हो रही है, और डेंसिटी कितनी आ जाएगी, सॉरी वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये कि सर आपने यहाँ पर है ना दोनों की अलग अलग मोलरिटी क्यों कैलकुलेट की, आपने ए की अलग से क्यों कैलकुलेट की, बी की आपने अलग से क्यों कैलकुलेट की। तो याद रखना, किसी सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट होंगे सबकी अपनी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन वहां से कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसी पर करते हैं दो न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कब तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला केस लेना है और कब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला केस आपको नहीं देखना है। तो ये है अपने पास पहला सवाल, जिसको पढ़ के हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर में वो कॉन्ट्रैक्शन वाली उस बात को ध्यान रखना है नहीं रखना है। पहले इसको पढ़ के सवाल को समझते हैं अपन। देखिए इसमें आपको ये बोला गया है कि 10 ml ऑफ H2O, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है इतनी, इज मिक्स्ड विद 3.2 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है। देन फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी आपको मोलरिटी पता लगानी है। अब पहली बात आप यहां से ये समझिए, ये जो सॉल्यूशन है जिसकी आपको मोलरिटी पता लगानी है, क्या इसमें आपको फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। तो देखिए देखते हैं कि इसमें कहीं पर भी मुझे फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि जो V टोटल है उसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है, V1 प्लस V2 लेनी है। अब कैसे निकालेंगे वो V1 प्लस V2, तो देखिए वाटर का वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना है, 10 है, प्लस जो मिथेनॉल है उसका वॉल्यूम देने के लिए आपको इसने बोल रखा है कि भाई 3.2 ग्राम मिथेनॉल है, जिसकी डेंसिटी इतनी है। तो आप ये जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। so from here we can say वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो इसका मास है 3.2 अपॉन डेंसिटी कितनी है, 0.8। दोनों को ऐड करने पर वॉल्यूम आ जाएगा 14 ml। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर वाटर है तो वाटर गैस किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन निकालेंगे, मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, वो किसकी आ जाएगी, CH3OH की। और वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल हो जाएगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल कितने हैं, तो इसका मास आपको कितना दे रखा है, 3.2। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो मास है इसका 3.2 अपॉन मिथेनॉल का जो मोलर मास है वो हो जाएगा 12 16 16 32 हो जाएगा, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 14 इंटू आ जाएगा 1000। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आएगा 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 100, ये जाएगा अप्रोक्स 100/14। तो इस तरीके से हम इसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ये बहुत ही आसान सवाल था, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर कोई भी फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको नहीं दी हुई थी। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा सवाल था। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिसमें आपको फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई हो सकती है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अपने पास ये वाला सवाल है, सुनिए इसको ध्यान से। ये कहता है 100 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, मतलब आपको V1 दे रखा है, मोलरिटी दे रखी इनिशियली, और उसकी आपको इनिशियल सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है, is mixed with 400 ml of water, then calculate molarity of final solution, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। इसका मतलब आप यहां पर ये तो कभी भी नहीं कह सकते कि V फाइनल है वो इक्वल आएगा V1 प्लस V2 के। बिना कैलकुलेट करे कभी भी आप फाइनल वॉल्यूम को V1 प्लस V2 के इक्वल नहीं करना। ठीक है, तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, सुनिए ध्यान से। इसमें एक बात बताइए, क्या आपको फाइनल सॉल्यूशन जो दे रखा है, जो फाइनल सॉल्यूशन आपको दे रखा है उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो इसकी डेंसिटी से मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर सेम वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल वाला। कौन सा यूज करेंगे, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। जो आपका पहला सॉल्यूशन है ये वाला H2SO4 वाला, इसका मास कितना आएगा, तो देखिए इसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है 100 ml और डेंसिटी दे रखी है इतनी। ध्यान रहे मैं पूरे सॉल्यूशन का मास ले रहा हूँ, ये कोई सोल्यूट का मास नहीं है यहाँ पर।
मैं यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन का मास लिख रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर m1 जो आएगा वो m1 कितना आ जाएगा 1.5, तो इसकी डेंसिटी है इंटू 100, तो आ जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, अब जो आपने 400 ml वाटर ऐड किया है, इसका जो मास आएगा वो आ जाएगा, वाटर का जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी दे नहीं रखी, लेकिन हमें पता है कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो 400 ml का मास भी कितना आएगा यहाँ पर 400 ग्राम। तो आपने दो चीजें ऐड की थी, H2SO4 का सोल्यूशन एंड उसमें एक्स्ट्रा आपने वाटर ऐड किया है। ठीक है, तो इनका जो टोटल मास आ रहा है अपने पास वो आ रहा है 400 प्लस 150। तो मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन का जो फाइनल मास आएगा, टोटल मास बोल देते हैं इसको, इस सॉल्यूशन का जो टोटल मास आएगा, टोटल मास वो आ जाएगा m1 प्लस m2। टोटल मास को मैं कह सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैं बोल दूंगा फाइनल डेंसिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू m1 आया था अपना 150, यह था 400, और यहां से जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 550 अपॉन डेंसिटी कितनी है इसकी 1.5। ठीक है, तो इसको सोल्व जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा लगभग 5500 अपॉन 15, इसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ से ml, ये आएगा इसका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सवाल पढ़िए ध्यान से, हमें कैलकुलेट करनी है इसकी मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, मोल होने चाहिए, किसके, जो सोल्यूट है उसके। तो आप यहां से देखो इजीली इसके मोल कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से मैं बता दूंगा H2SO4 के जो मोल्स हैं वो आ जाएंगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इज 1, वॉल्यूम इज 0.1 लीटर, तो यहां से मोल कितने आ जाएंगे 0.1। तो यहां से मैं फाइनली ऐसे बोल दूंगा कि मोलरिटी ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन, या इसके मोल्स कितने आए हैं अपने पास 0.1 अपॉन वॉल्यूम इज 5500 अपॉन 15 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1000। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इसमें चला जाएगा, तो इसकी जो मोलरिटी आएगी हो जाएगी 15 अपॉन 55, जिसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हो कितना यहाँ से 3 अपॉन 11, और इसको सोल्व करने पर अप्रोक्स 0.27 के आसपास इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। वैल्यू फाइनल आप कैलकुलेट करना जो भी आ रही है, बस समझने की बात यह है कि जब आपको फाइनल डेंसिटी गिवन हो तो ध्यान रखेंगे हमेशा वहां पर कि दिमाग के सारे तार आपको खोल के रखने हैं वहां पे, और ध्यान रखना है कि कहीं इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम में एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये थी सारी की सारी बातें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के बारे में। इसका एक एग्जांपल और है अपने पास, वो खुद करना आपको, ट्राई योरसेल्फ, प्रॉब्लम जो होती है अपनी तो वो आपको खुद से ट्राई करना, और वो है आपका ये वाला सवाल। तो इसको आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, 2 मिनट या तो आप अभी नोट कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके बाद में कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें इस सवाल को, जिसमें मैं आपको बता दूं पहले आपके पास HCl सॉल्यूशन था, उसमें आपने दूसरा HCl सॉल्यूशन मिक्स किया। देखो ये इंटरेस्टिंग बात सुनना, पहला सॉल्यूशन भी HCl है और दूसरा भी HCl है, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। आपके दिमाग में आया कि यार मैं HCl को HCl सॉल्यूशन में तो मिक्स कर रहा हूं, तो यहां वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ केस यहां भी होते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में बहुत ही रेयर होता है कि जब आप दो सेम ही सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो और उसमें ऐसा हो जाए, लेकिन बहुत रेयर होता है। लेकिन फिर भी यहां पर मैंने इसके देखो दो अलग अलग सवाल बना रखे हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे मैंने सिंपली पूछ लिया फाइंड मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन विदाउट गिविंग एनी वैल्यू ऑफ डेंसिटी, आपको मैंने डेंसिटी बताई नहीं। दूसरे में मैंने आपसे पूछा कि मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन व्हेन डेंसिटी इज दिस, तो आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को बिना शामिल करे भी मोलरिटी निकालनी है, और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को शामिल करके भी आपको मोलरिटी निकालनी है। यह है वो वाला सवाल, खुद से जरूर ट्राई करना है इसको, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहो और ये सवाल आप नोट करते रहो साथ साथ। सुनिए, अब तक हमने सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस की मिक्सिंग पढ़ ली, लेकिन अब तक हम एक चीज एक कॉन्सेप्ट हमने वहां पर नहीं ध्यान दिया उस पर, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी चीज है जिसको आप और ध्यान देना है जब आप मिक्सिंग कर रहे हो उस वक्त, वो समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद अब कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और सवाल जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। मेरा पहला सवाल,
आपके पास एक कंटेनर में सॉल्यूशन फिल कर रखा आपने, और इसमें आपने भर रखा है 100 ml लिया हुआ आपने, किसका लिया हुआ आपने ले रखा है 1 मोलर NaCl का। मेरा सवाल आपसे है कि बताइए इस सॉल्यूशन में Na+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी और इस सॉल्यूशन में Cl- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। पहला सवाल तो ये सुनिए ध्यान से। अब पहली बात तो आप ये समझिए कि जो ये आप NaCl देख रहे हैं यहां पर, वो NaCl एक आयनाइजिंग सोल्यूट है। आयनाइजिंग सोल्यूट मतलब जो आयनाइज हो सकता है, और आयनाइजिंग सोल्यूट को आप इसके लिए अगर मैं वर्ड की बात करूं तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है बोलो, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो वाटर में जाके आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो जब आपके पास में NaCl है और उसका 1 मोलर है, अगर ये आयनाइज होगा तो यहां से फॉर्मेशन किसका होगा, Na+ का, प्लस क्या होगा Cl- का फॉर्मेशन यहां से होगा। ठीक है, आपको इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 मोलर। आप ऐसे मान लीजिए कि अब तक ये आयनाइज नहीं हुआ है, ऐसे एज्यूम कीजिए कि अब तक ये आयनाइज नहीं हुआ है, तो जब तक ये आयनाइज ही नहीं होगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0 और 0। लेकिन जब ये आयनाइज हो जाएगा तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब 1 मोल NaCl आयनाइज होगा तब 1 मोल तो सोडियम बनेगा, और 1 मोल किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ से Cl- का। तो जब यहाँ से 1 मोलर ये डिसोशिएट होगा तो ये कितना बनेगा 1 मोलर, और ये भी कितना बन जाएगा आपका 1 मोलर। और आप यहाँ से बोल देंगे कि सर इसमें सोडियम प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलर है और Cl- की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है। ठीक है, एक तो था ये सवाल। अगला अगला सवाल समझिए नेक्स्ट। अगले सवाल में मान लो आपको ऐसे बोला जाए, क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में आपके पास इस बार H2SO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, और वो जो H2SO4 सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी है आपके पास में 0.2 मोलर, और इसका मान लीजिए आपने 100 ml इसमें लिया हुआ है। ठीक है, सवाल क्या क्या पूछ रहा है सुनिए ध्यान से। सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताइए H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितनी होगी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो पहली बात तो ये जानिए कि ऐसे सवाल आपसे तब पूछे जाते हैं जब आपके पास उस सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट होता है, जब आपके पास उस सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, तब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो बेहद आसान है सुनिए। H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट होता है, हम जानते हैं सब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए डिसोशिएट हो जाएगा 2H प्लस किसमें कन्वर्ट होगा SO4 2 में। और इसकी जो इनिशियल हमें मोलरिटी गिवन है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं वो कितनी है 2 मोलर है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि इनिशियल जो मोलरिटी गिवन है वो यहाँ पे 2 मोलर है। ठीक है, ये अब तक डिसोशिएट नहीं हो गया, कितना 0 और 0। लेकिन जब ये डिसोशिएट होगा तो इसके 1 मोल के डिसोशिएट होने से H+ के 2 मोल बन रहे हैं, और सल्फेट का 1 मोल बन रहा है। कितना बन रहा है सल्फेट का 1 मोल। तो जब इसके 2 मोल डिसोशिएट होंगे, सुनना ध्यान से, जब इसके 1 से 2 और 1 बन रहे हैं, तो जब इसके 2 मोल डिसोशिएट होंगे ये बन जाएंगे 2 इंटू 2, इट मीन्स 4, और ये बन जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 2। यही फर्क है। क्या फर्क है, आप यहां पर देख रहे हैं कि एक H2SO4 मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने से अगर 2 H+ और 1 सल्फेट बन रहा है, तो 2 मोलर के डिसोसिएट होने से यहां पर कितने बनेंगे 4 मोलर और 2 मोलर। और आप यहां से बोल दोगे कि इस केस में H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो तो आ जाएगी 4 मोलर, और सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बन जाएगी यहां से 2 मोलर। गजब की बात सुनिए, काम की बात सुनिए। आपको ऐसा लगता होगा, आप में से जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उसको ऐसा लगता होगा कि जितनी कंसेंट्रेशन H2SO4 की है वही कंसेंट्रेशन H+ की और सल्फेट की है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसी सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं H2SO4 की कंसेंट्रेशन की, वो तो 2 मोलर है, लेकिन इससे बनने वाले H+ की कंसेंट्रेशन 4 मोलर है, क्योंकि एक H2SO4 से 2 H+ मिलते हैं तो 2 मोलर से 4 मिलेंगे। बात सबको समझ में आई। तो ध्यान रहे कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको मिक्स कर रहे हैं, वो कहीं इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है,
अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो डिसोशिएट होकर कितने आयन बना रहा है। अगर एक से दो बन रहे हैं तो कंसेंट्रेशन डबल हो जाएगी उस आयन की। अगर एक से आधा बन रहा है तो बनने वाले आयन की कंसेंट्रेशन पेरेंट मॉलिक्यूल से आधी हो जाएगी। वो सारा खेल जो है वो डिपेंड करता है इस बात से कि उसके एक मॉलिक्यूल से वो कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर। समझ में आई बात? चलिए इसी को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे वो एग्जांपल आपके सामने, मान लो यही सवाल आपको ऐसे दे दे, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास, ठीक है, ये अपने पास है, मान लीजिए 0.1 मोलर है। तो क्या इस ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन से आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है कि इसके अंदर कार्बन की कंसेंट्रेशन बताइए और बताइए? नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आयंस में डिसोशिएट ही नहीं होता, तो यहां पर ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन सुनिए, आपको बोल दे कि वो एक कंटेनर में, उस कंटेनर में 0.1 मोलर Al2SO4 का होल थ्राइस भरा हुआ है। उसका मान लीजिए वॉल्यूम दे रखा है, कुछ भी वॉल्यूम से मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जब तक आप इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिला नहीं रहे हैं तब तक तो वॉल्यूम वही रहेगा ना, इसलिए यहाँ पर मैं उसका वॉल्यूम का ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, सुनिए ध्यान से। जब जब आप इसकी बात करेंगे तो जब ये डिसोशिएट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, अरे सोल्ट है ना, सोल्ट तो क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इससे बनता है 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस, प्लस क्या बनता है 3SO4 2 माइनस, अरे दो तो एल्यूमिनियम 3 प्लस बनेगा, 3 सल्फेट बनेगा इससे। तो इसके 0.1 मोलर के टूटने से, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, जब इसके एक मॉलिक्यूल से 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट बनते हैं तो 0.1 मोलर से 0.2 मोलर एल्यूमिनियम और 0.3 मोलर सल्फेट बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली जो बात है, कौन सी, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन हो वही उसके आयनों की कंसेंट्रेशन हो। वो कम भी हो सकती है और वो ज्यादा भी हो सकती है, इस बात का जरूर ख्याल रखें। ठीक है, अगला केस समझते हैं, अगला एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल समझिए, ये एक सॉल्यूशन है अपने पास। किसका सॉल्यूशन है? तो मान लीजिए HCl का है, 0.1 मोलर है और 100 ml है। इसमें क्या मिला रहे हैं? तो इसमें अपन मिक्स कर रहे हैं। इसमें जो मिक्स कर रहा हूं इसके अंदर HNO3 सॉल्यूशन, और HNO3 सॉल्यूशन जो है वो 0.2 मोलर है, और साथ ही में मान लीजिए कि 100 ml है। ठीक है, इसमें एक और सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं यहां पर, और वो मान लीजिए कि इस बार H2SO4 का सॉल्यूशन है, और H2SO4 के साथ साथ वो जो है अपना वो 0.5 मोलर है और 300 ml है। ठीक है, और साथ में इन तीनों को मिलाया, इन तीनों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में एक जो कंटेनर है, उस कंटेनर में तीनों का मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, और साथ में इनको ऐसा करने के अलावा हमने इसका डाइल्यूशन भी किया, और डाइल्यूशन करके हमने इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो 2 लीटर तक कर दिया। कितना कर दिया हमने? 2 लीटर। ठीक है ना, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरी की पूरी जो बातें हैं ये आपको सवाल में दे रखी है। ठीक है, क्योंकि आपने HCl, HNO3, H2SO4 तीनों को मिक्स किया, और मिक्स करने पर देखिए यहाँ पर 100 ml था, यहाँ 100 है, यहाँ 300 है, तो वैसे तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? 500 होना चाहिए था। लेकिन हमने इसका डाइल्यूशन करा, उसमें पानी मिलाया, और पानी मिला के इसका वॉल्यूम कितना कर दिया हमने? 2 लीटर तक कर दिया। ठीक है, सवाल क्या पूछता है वो सुनिए। सवाल पूछता है कि H+ की कंसेंट्रेशन बता, सवाल पूछता है कि नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन बता, और सवाल आपसे ये पूछता है कि मुझे तो तू SO4 2- की कंसेंट्रेशन बता। और क्या क्या पूछता है? तू मुझे एक काम कर, Cl- की कंसेंट्रेशन भी बता दे, HCl की कंसेंट्रेशन भी बता दे, और मुझे H2SO4 जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बता दे। इतने सारे सवाल आपसे इसने पूछ लिए हैं। कैसे आंसर देना है, कैसे आपको सवाल देख के सोचना है, कैसे सवाल को इनिशिएट करना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं।
ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनना। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि मैं जो सवाल कर रहा हूं उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है। दूसरा, मैं जिनको मिक्स कर रहा हूं वो आपस में रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, वो हम इस टॉपिक के बाद में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे पता चला कि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। तीनों एसिड्स आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब ये रिएक्शन तो नहीं करने वाले। और इलेक्ट्रोलाइट हैं, HCl भी डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है, HNO3 भी होता है और H2SO4 भी आयनाइज होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है कि कहीं आपको फाइनल वॉल्यूम की डेंसिटी तो नहीं दे रखी है, तो उसकी तो यहां जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनल वॉल्यूम ही बता दिया। अरे भाई, डेंसिटी वाली चीज कहां काम आती है? जहां पर फाइनल वॉल्यूम पता करना हो, या तो सवाल में फाइनल वॉल्यूम गिवन है तो उस डेंसिटी वाली चीज का ध्यान ही नहीं रखना है। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। अब सुनिए, क्या आप, सुनना भाई, क्या आप अलग अलग टाइप के सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो क्या? यस। जब सॉल्यूट अलग अलग होंगे तो उनकी कंसेंट्रेशन भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। और उन सबकी कंसेंट्रेशन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, उनके मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। अरे हाँ या ना? उन सबकी कंसेंट्रेशन निकालने का कितना फॉर्मूला? सिर्फ एक। क्या? उनके मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम यहाँ पर कितना है? 2 लीटर है। तो हम इजीली उनके मोल कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर वहां से पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे? सुनिए, मैं आपको यहां समझा देता हूं इसको। सबसे पहले मैं मोल्स फाइंड आउट कर रहा हूं। किस किस के मोल पता लगाएंगे? HCl के मोल, HNO3 के मोल पता लगा लेते हैं, H2SO4 के मोल पता लगा लेते हैं। फिर आयंस में देख लेते हैं, H प्लस के मोल कितने हैं ये देख लेते हैं, Cl माइनस के मोल कितने हैं वो देख लेते हैं, नाइट्रेट के मोल देख लेते हैं, और यहां पर सल्फेट के मोल्स हम देख लेते हैं। कितने कितने होंगे? सुनिए ध्यान से। HCl के मोल, तो HCl के लिए देखते हैं भाई। HCl के लिए आपको मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो HCl के मोल आ जाएंगे। मोलरिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। लेकिन किसमें? लीटर में। किसमें लेंगे? लीटर में। तो HCl के जो मोल है अपने पास वो आ जाएंगे 0.1 इंटू 0.1, इसके मोल आ जाएंगे 0.01 मोल। ये मोल है, ध्यान रहे, मैं अभी कंसेंट्रेशन नहीं निकाल रहा हूं। आपने HNO3 कितना मिक्स किया था, तो आप देखना HNO3 की जो मोलरिटी है, अभी देख लेते हैं। HNO3 की जो मोलरिटी है वो 0.2 मोलर और 100 ml है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो HNO3 की मोलरिटी कितनी है? 0.2 मोलर इंटू 100 ml का मतलब 0.1 लीटर, और इसके भी कितने मोल आएंगे? 0.02। H2SO4 की मोलरिटी 0.5 है, और इसका जो वॉल्यूम आपको दे रखा है वो दे रखा है 300, मतलब कितना हो जाएगा? 300/1000, क्योंकि किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। तो यहां पर बन जाएगा 0.15। ये तीनों के मोल आ गए। अब बारी है H प्लस के मोलों की। तो H प्लस किस किस से मिलने वाला? एक तो HCl से मिलेगा, लेकिन HCl से तो आपको पता है एक HCl से एक H प्लस ही मिलता है। HNO3 भी से भी क्या होगा? एक H से एक, मतलब HNO3 के मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही बात करोगे H2SO4 की, यहां बन जाएंगे 2H प्लस प्लस क्या बन जाएगा? SO4, 2 माइनस आ जाएगा यहां पर। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसके 0.01 से इसके भी 0.01 ही मोल बनेंगे। इसके 0.02 से एक ही बन रहा तो इसके 0.02 मोल बनेंगे। लेकिन इसके 0.015 मोल से इसके 2 इंटू 0.15 मोल बनेंगे, जो बन जाएंगे 0.3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे उनको कैलकुलेट करना है। तो H प्लस के मोल टोटल कितने हो गए? 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.3। सोल्व कर लेना इसको। क्लोराइड के भी 0.01 ही बनेंगे, नाइट्रेट ये सब एक एक हैं तो इसके 0.02 बन जाएंगे इससे, और इसके मोल कितने आ जाएंगे? 0.15, क्योंकि एक H2SO4 से एक ही सल्फेट मिल रहा है। जैसे ही आपके पास इन सब के मोल आ गए, तो अब तो इन मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम यहाँ पर अपना 2 लीटर है। आप सबकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, रिएक्शन तो नहीं हो रही है, और फाइनल आपको डेंसिटी तो नहीं दे रखी है।
इन चीजों को ध्यान में रखें जब आप मिक्सचर में डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तब। ठीक है, चलिए अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जिनमें आपको रिएक्शन दे रखी है, जहां पर रिएक्शन होने के चांसेस हैं, वो सवाल करते हैं। सुनिए ध्यान से। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, जिसमें ये लास्ट कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग का, जिसमें जिनको आप मिक्स करोगे उनके बीच में एक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिनको भी आप मिक्स कर रहे हो उनके बीच में एक रिएक्शन होगी। तो आपको मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने से पहले उस रिएक्शन को सोल्व करना है, उसके बाद आपको फाइनल मोल्स कैलकुलेट करने हैं, देन आपको उनकी कंसेंट्रेशन वहां से फाइंड आउट करनी है। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो आप ऐसे देख सकते हो कि जब भी आप किसी एसिड को, मान लीजिए अपने पास HCl का सॉल्यूशन है और आप उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं एक बेस, HCl एसिड है और बेस मान लीजिए वो NaOH है। जब आप उनको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर आप जानते हैं कि एसिड और बेस जो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो सबसे पहले हमें उस रिएक्शन को करवाना है, उसके बाद हमें रिएक्शन करवा के उसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं और बाद में हम पता लगाएंगे उनकी कंसेंट्रेशंस। तो चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझ लेते हैं, वहां पर न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको इसकी जो मोलरिटी है वो मोलरिटी आपको दे रखी है 0.1 मोलर एंड वॉल्यूम आपको दे रखा है इसका 200 ml। ठीक है, जो NaOH आपको दे रखा है उस NaOH आपको दे रखा है 0.2 मोलर और ये आपको दे रखा है 100 ml, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि ये भी आपको 200 ml ही दे रखा है, इनकी मिक्सिंग करवानी है। तो ऐसा मत कर देना गलती से भी कि सर देखिए इसकी जो कंसेंट्रेशन है, इसके जो मोल्स हैं वो यहाँ से कैलकुलेट कर लो और अपॉन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और आप उनकी मोलरिटी कैलकुलेट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें पहले इनकी रिएक्शन करवानी है। कैसे करेंगे? तो वी नो दैट HCl on reacting with NaOH will produce NaCl and H2O। अब एक चीज और यहाँ पर सीखेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन हमेशा मोल्स में होती है। किसमें होती है? मोल्स में करवा लो या मिली मोल्स में करवा लो। ठीक है, मिली मोल में यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप मोलरिटी को डायरेक्टली वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, उसके मोल्स आएंगे। तो जब आप 0.1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो मिली मोल आएंगे वो 20 होंगे। जब आप 0.2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो मिलीमोल होंगे यहाँ पर कितने होंगे, 40 मिलीमोल्स होंगे। इनिशियली 0 और 0। जब रिएक्शन हो जाएगी तो आपको पता है कि इसके मिलीमोल्स कम है, इसलिए पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 0। और 40 में से अगर इसका एक, आप जानते हैं कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसके 20 मिलीमोल्स इसके 20 मिलीमोल से रिएक्शन करेंगे और कितने बच जाएंगे यहाँ पे 20। इसके कितने बन जाएंगे 20 मिलीमोल्स, इसके भी बन जाएंगे 20 मिलीमोल्स, यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कंसेंट्रेशन। तो आप बताइए HCl की कंसेंट्रेशन 0, क्योंकि कंज्यूम हो गया, पूरा बचा ही नहीं। अरे HCl तो पूरा रिएक्ट कर गया ना। आपसे मैं पूछूं कि कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20 मिलीमोल बचे हैं। और जब आप मिलीमोल्स को टोटल वॉल्यूम इन ml से डिवाइड करेंगे, अरे मिलीमोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते वक्त ml वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 प्लस 200 400 और 20 अपॉन 400 करने पर इसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी। और जो NaCl है उसके भी यहाँ पर 20 मिलीमोल्स बने अपॉन टोटल वॉल्यूम 400 है। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी आप निकाल रहे हैं मोलरिटी तो या तो आप मोल्स को वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर दो, या फिर आपने अगर निकाल रखे हैं उसके मिलीमोल्स तो उसको वॉल्यूम इन ml से डिवाइड कर दो। तो यहां पर मैं यही कर रहा हूं, यहां पर मैं मिलीमोल्स को वॉल्यूम इन ml से डिवाइड कर रहा हूं। और टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 200 कितना है, 400। मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे डेंसिटी नहीं दे रखी है। अगर मुझे डेंसिटी दे रखी होती तो फिर मैं यहां देखता कि कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जब भी रिएक्शन वहां पर हो रही हो तो पहले हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आपको मैं 2 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं करने के लिए, जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। और इस ये वाले न्यूमेरिकल्स ट्राई करने के बाद
हम मिक्सिंग के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पर समझ चुके हैं मिक्सिंग की, और वो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। न्यूमेरिकल से 2 ये सोल्व करने हैं आपको, तो क्वेश्चन आप साथ साथ नोट करते जाओ। जो पहला क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं वो दे रहा हूं मैं कि 60 ml of 0.1 molar HCl is mixed with 20 ml of 0.1 molar NaOH। तो आपको बताना है कि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके अंदर NaCl की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, HCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, और जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। एक तो ये सवाल है। दूसरा आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, और दूसरा आपके पास AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये है 100 ml 0.1 मोलर, और ये भी है 100 ml 0.2 मोलर मान लीजिए। सवाल क्या पूछा गया है कि जब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद एल्यूमिनियम 3+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहेगी। आपसे पूछा गया है कि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, और आपसे पूछा गया है कि सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, एक चीज और समझना, मैं आपको हिंट दे देता हूं। आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर ये वाला एसिड है, ये बेस है, तो यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है। एल्यूमिनियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो इसको तो आपको नॉर्मल मिक्सिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है उससे सोल्व करना है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज आपको देख लेनी है वहां पर, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आप नोट कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर सीखा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो इस यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है वहां पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, उस पर आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक जरूर करें। ठीक है, और आपके जो भी फ्रेंड्स क्लासमेट्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने में वीडियो जरूर हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।